नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राष्ट्र ने, पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार देश को संबोधित किया। बहुत सारी अहम बातें इस दौरान प्रधानमंत्री ने कही और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया युवाओं से, देश की जनता से कि वो विकसित भारत दिशा में अपना सब कुछ तन मन धन लगा दें, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। एक संकल्प जो प्रधानमंत्री ने लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देशवासियों के साथ ही ये संभव हो सकता है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। करेंगे इस पर चर्चा, इस पर बातचीत भी। साथ ही साथ बाकी के राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। और बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में जिस तरह से हालात हैं इस वक्त, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार किया देश को संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। हर चुनौती को पार कर भारत को समृद्ध बनाने के लिए लोगों से किया योगदान का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान। कहा, बेहतर वैश्विक निवेश के लिए राज्यों को स्पष्ट नीतियां बनाने पर देना चाहिए जोर। कहा, सर्वोत्तम गुणवत्ता उत्पादन वाले देश की तरह पहचान बनाना भारत की प्राथमिकता। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है महिलाएं। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दिया स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं पर जोर। मेक इन इंडिया के कदमों को आगे बढ़ाते हुए देश को डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का दिया नारा। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पूर्ति के लिए स्वदेशी उत्पाद बनाने का किया आह्वान। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराकर दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के रंगों में सराबोर रहे लोग। विदेशों में भी छाए रहे स्वतंत्रता दिवस के रंग। नेपाल, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई और लंदन में मना आजादी का जश्न। दुनिया भर से वैश्विक नेताओं ने भेजे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना संदेश। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म मामले में नहीं थम रहा आक्रोश। एफओआरडीए ने फिर से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। आईएमए ने भी बुलाई राज्यों के एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को घेरा। भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की जांच की मांग। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक दल से की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम को भेंट में दी पिस्टल। अमन सहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए पीएम ने दी शुभकामनाएं। और सबसे पहले बात 78वें स्वतंत्रता दिवस की।
देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने गुरुवार को ध्वजारोहण किया और लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 11वां भाषण दिया। इस साल के उत्सव का विषय विकसित भारत एट 2047 है, जिसका लक्ष्य देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है। गुरुवार को पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति की धारा बहती दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद लाल किले में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करने पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। वहीं भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ने जैसे ही देश के आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, वैसे ही भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन स्टर्न फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प की वर्षा की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब 40 करोड़ भारतीय आजादी दिला सकते हैं, तब 140 करोड़ भारतीय देश को समृद्ध भी बना सकते हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने महिला सुरक्षा और रिफॉर्म्स, शिक्षा नीति, औद्योगिक विकास, गेमिंग में अग्रणी बनने से लेकर वैश्विक मानकों की ओर बढ़ने की आकांक्षा के लिए सक्रिय जनभागीदारी का आह्वान किया। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सफेद कुर्ते और जैकेट के साथ पीएम मोदी अपनी परंपरागत रंगीन पगड़ी में नजर आए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला संबोधन था, जबकि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के साथ पीएम की यह मुलाकात बहुत ही यादगार रही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। वहीं स्वतंत्रता दिवस की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। आजादी के जश्न को मनाते हुए देशवासियों का हृदय कृतज्ञता के भावों में डूबा। एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को शत शत नमन कर रहा है। विशाल बैरिस्टो और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर पूरा जोर दे रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी,
साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए सरकार मेडिकल सीट्स में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार कौशल विकास पर पूरा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में क्षमता निर्माण के लिए इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रुचि बढ़ रही है। सरकार शोध पर बल दे रही है और इसके लिए बजट बढ़ा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की पहचान सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन वाले देश की हो। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि देश आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान कई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खिलौने का आयात करने वाला देश अब निर्यात कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम तेज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाल किले की प्राचीर से सुधारों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हुए कहा कि ये किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के गहरे विश्वास का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत में निवेश करना चाह रही है। भारत का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का भी उल्लेख किया। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं।
मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं हैं, वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते 10 साल देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के देखे हैं। रेल रोड कनेक्टिविटी, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, किसान और महिलाओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के सफल प्रयासों ने तस्वीर बदली है। 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी नीति और नीयत सही दिशा में है और प्राथमिकता सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आई मजबूती ने औपचारिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वरोजगार की दिशा में मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा और स्वयं सहायता को मिलने वाली ऋण ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलने वाली वित्तीय मदद ने नई तस्वीर गढ़ी है। आकांक्षा से भरे देश ने नई व्यवस्था का निर्माण किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है पीएम जनमन के द्वारा, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। रिफॉर्म की ताकत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पंचायत स्तर तक काम करने वाली संस्थाओं से। उन्होंने कहा, आम लोगों के जीवन से जितनी बाधाएं हटेंगी उतना ही उनका विश्वास और सामर्थ्य बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो। सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानव की जरूरत, छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको
अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि केवाईसी का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा केवाईसी स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना केवाईसी वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देखा, सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप। इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि सरकार भारत को आगे ले जाने के अपने संकल्प में पीछे नहीं हटने वाली है। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे भारत ताकतवर होगा, देश की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से देश के इतिहास को समझने की अपील की और कहा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत में है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। बुद्ध के देश में युद्ध नहीं,
जैसे संदेश से पूरी वैश्विक बिरादरी से शांति की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की तरफ से नेट जीरो के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तरफ जिस तरह भारत आगे बढ़ा है वैसा G20 के अन्य देश नहीं कर पाए हैं। पीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदमों का भी जिक्र किया। पेरिस एकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जारी मौजूदा गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने आशा जताई कि वहां पर जल्द ही हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। भारत की वैश्विक छवि में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि G20 की बैठकें पूरे देश में हुई, अलग अलग शहरों में हुई। इससे साबित होता है कि भारत में बड़े से बड़े आयोजन की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में बहुत सारे अहम बिंदुओं को टच किया, अहम आयामों को खोला, उस पर चर्चा की और हमारा जो आज का विशेष है वो भी यही है कि विकास की व्यवस्था बनाने का संकल्प। जी हां, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी अहम बातें कहीं, उसका लबोलुआब ये कि किस तरह से विकास की व्यवस्था और 2047 तक हम कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, इसका संकल्प एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कपूर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हैं। विजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। शुरुआत विजय जी आप ही से करना चाहूँगा। बहुत सारे बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा की, चाहे वो भारत की बात हो या फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात हो। आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि तमाम बिंदु हैं, उन पे समय की भी कमी है, लेकिन एक लबोलुआब कैसे देखते हैं कि विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उस दिशा में भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? असीम, एक तो आपके माध्यम से देश को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी। प्रधानमंत्री जी का पूरा जो भाषण है उसकी थीम आप देखेंगे तो वो विकसित भारत 2047 पर है। और जब आप विकसित भारत 2047 की बात करते हो तो वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है,
दोनों तरह से बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बात उन्होंने की कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि हमारा स्टैंडर्ड जो है दुनिया की बराबर हो जाए, तो हमारी डिमांड, हमारी मांग वो सब बढ़ जाएगी। उसमें इंटर्नशिप का भी जिक्र किया है, क्वालिटी का भी जिक्र किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, बांग्लादेश के रेफरेंस में भी की और वैसे भी की, कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं है। भारत की ताकत जो है, भारत जब आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, तो वो दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, वो उसका सहयोग बन सकता है। बांग्लादेश की भी जब चिंता वो कर रहे हैं तो वो वहां की सरकार को लेकर भी बात कर रहे हैं, और हिंदू जो हमारे अल्पसंख्यक वहां पर हैं, 1.5 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी चिंता भी उन्होंने वहां पर जाहिर की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसे आप देखिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी वो अपने 1 घंटे के भाषण में देते हैं, जो 1.5 घंटे का भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण है 97 मिनट का। उसमें 1 घंटे वो रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड आप कब देते हैं? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि जो आपने काम किया है उसको सामने रखा जा सकता है। नहीं तो अक्सर हम लोग रिपोर्ट कार्ड ही मांगा करते हैं सरकारों से कि आपने क्या किया। और दूसरा अगला जो हिस्सा है वो आगे 2047 तक भारत कैसे जाना चाहता है, कैसे बढ़ना चाहता है, हमारा क्या विजन है, वो बड़ी बात। और भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उस पर जिस तरह से उन्होंने साफ साफ खरी बात की है, वो भी ये बात है कि जो समझ आनी चाहिए हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है डॉक्टर अमित, जो आर्थिक एस्पेक्ट है, जो पहलू है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने डिज़ाइन की बात की, डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, ग्रीन जॉब्स की बात की, सेमीकंडक्टर्स की बात की। कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक एस्पेक्ट को जो टच करने की कोशिश की है, उसके जरिए क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं? देखें, जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 चीजें कही, और जिस पे आपने एक बात कही डिजाइन जी। अगर हम आगे देखें जी, जो आपकी प्रतिस्पर्धा होगी कंपनीज की और देश की, वो डिजाइन के ऊपर ही होगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज अच्छी डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर वैल्यू बनेगी और उसके ऊपर हम आर्थिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और या कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो आगे जाएगा जी। उससे हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बहुत फायदा होगा। उन्होंने उसी के साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात करी, और उन्होंने कहा कि वहां से एक्सपोर्ट्स जारी होंगे या उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो अगर हम वो डिजाइन ठीक कर रहे हैं, ओडीओपी प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे वो देश की मतलब सभ्यता, कल्चरल एस्पेक्ट को भी दिखाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट और उस प्रोडक्ट्स, और उससे हम आगे जाएंगे जी। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा, जो स्पेसिफिकली 2 सेक्टर्स की जो उन्होंने बात करी, वो सबसे बड़े ग्रोथ सेक्टर्स होने वाले हैं इंडिया के अंदर। 1 जो है वो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन जॉब्स की बात होगी। दूसरा उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की बात करी। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसका जो बेसिक जो चीज है वो शुरू हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल इस वक्त दुनिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में ही है जी, चाइना के बाद। उसी का जो आगे चीज होने वाली है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होगी जी, क्योंकि आगे आप उस वैल्यू चेन में जब आगे बढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर्स पे है, और उस जॉब क्रिएशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज जो अब हम ग्रीन जॉब्स की बात करें, अगर हम 500 मेगावाट की बात करते हैं, अभी इंडिया जो है वो लगभग 125 मेगावाट के करीब है जी। तो अगर हम 375 मेगावाट का जो एडिशन है उसका पोटेंशियल देखें, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें, तो वो बहुत बड़ा है जी। तो जो उन्होंने एक विजन दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इंडिया को करना क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आए जी। और उसी के साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी कही, जो शायद अभी न्यूज बुलेटिन में आप बात भी करें, बट उन्होंने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ लिविंग की बात की। बिल्कुल किस प्रकार से इंडिया के अंदर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहिए और किस तरह के प्रावधान किए गए, जैसे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से ईज ऑफ लिविंग कैसे हुआ जी, हमने जो बेसिक नीड्स थी वो किस तरह से फुलफिल करी हैं लोगों की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं लोगों की, ईज ऑफ लिविंग जी। हाँ जी, उसके बाद आप हमेशा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। तो जब बेसिक सोशल प्रोग्रेस ठीक है तब आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे जाते हैं। तो जो सरकार ने पिछले 10 साल से जो बात कर रहे हैं, वो बेसिक्स को ही मजबूत करने की कोशिश की गई है। बेसिक मजबूत हुए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्होंने उसकी बारे में भी बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेके जाएंगे। जैसे रेलवेज की बात भी उन्होंने करी थी आज भाषण के अंदर। तो अगर आप बात देखें तो जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, जो स्पेशली जो गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत अच्छा है, काफी बड़ा है जी। मल्टीप्लायर भी बहुत अच्छा रहता है। आऊंगा इस पे, लेकिन विजय सर, युवाओं की बात की प्रधानमंत्री ने और बहुत ही साफ तौर पे कहा कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए, और उन्होंने स्वागत किया कि आप अगर आते हैं तो ये देश के भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और उन्होंने यूसीसी को लेकर कही कि एक सेक्युलर यूसीसी की जरूरत है आज की तारीख में।
जी वसीम, दो बड़े मुद्दे उन्होंने रखे आज। एक तो ये युवाओं वाला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वंशवाद के खिलाफ है, और 1 लाख लोग, जब नया ब्लड हमारी राजनीति में आ गया, क्योंकि राजनीति मैं समझता हूँ हिंदुस्तान या दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रगति की एक बड़ी वो है, स्तंभ है। राजनीति को हम अलग करके नहीं देख सकते विकास से या देश की प्रगति से। तो यदि उसमें नया ब्लड इन्फ्यूज होता है और एक नए अच्छे ईमानदार मेहनती और भारत को आगे बढ़ाने वाले लोग आते हैं, तो वो एक नई तस्वीर पेश करेगा, और वो जो वंशवाद का जो पूरा का पूरा कोड है, जहर है, वो खत्म होने में मदद मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को, विजय से इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज देने की कोशिश है कि आप जब टिकट का बंटवारा करें तो युवाओं को भी ध्यान में रखें। ध्यान में, बहुत मुश्किल काम है वैसे ही है। लेकिन 2 और बड़े मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने, यूसीसी को लेकर और एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। यूसीसी पर भी उन्होंने एक बहुत साफ गोई के साथ बात की कि ये कम्युनल कोड जो हम चला रहे थे, उससे अब हम सेक्युलर कोड पर चलेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, छोटा सा टाइम लूंगा कि 1952 में जब हमारे पास हिंदू कोड बिल आया, तो उस समय ये हिंदू की व्यवस्थाओं में जो बदलाव किए गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब से पूछा गया कि क्या आप मुस्लिम कोड बिल भी लेकर आ रहे हैं? उस समय ये सवाल था। तो उन्होंने कहा अभी उसका समय नहीं आया है, और उसके बाद 70 साल निकल गए हैं, वो समय नहीं आया है। ठीक है, तो कम्युनल कोड बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी जो सबसे मुश्किल मुझे लगती है कि अभी जो सरकार है, क्या वो उस बहुमत के साथ अपने सभी सहयोगियों को और विपक्ष को इस बात पर एकमत कर पाएगी? पहली बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और क्या ये कन्विंस कर पाएगी कि ये एक सेक्युलर सिविल कोड का मतलब है हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को एक बेहतर तरीके से आगे ले जाना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात जिस पर प्रधानमंत्री बार बार चर्चा करते रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की रिपोर्ट भी आ गई है, तो क्या उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं? ये दोनों मुद्दे आज की तारीख में जो एनडीए की सरकार है, वो 293 के साथ, क्या वो पूरी पार्लियामेंट को या देश के जो राजनीतिक दल हैं उनको अगर साथ लेकर चल सकते हैं, तो ये बदलाव मुमकिन है, और ये बदलाव देश में एक नए तरीके का बदलाव लेकर आएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। समय इतना ही है, हम माफी चाहेंगे आप दोनों मेहमानों से, इस पर और भी चर्चा हो सकती थी लेकिन समय की कमी है। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करे। और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं,
जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जब राष्ट्रगान बजता है तो हर देशवासी का सर तिरंगे के सम्मान में झुक जाता है। आज देश का कोना कोना इसी उत्साह से लबरेज दिखा। देश भर में छाए रहे आजादी के जश्न के रंग। राजधानी दिल्ली की ही तरह पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। देश के हर कोने में आजादी के इस महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का नया रंग देखने को मिल रहा है। राज्यों की राजधानियों में जहां मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया तो कई मंत्रियों ने भी तिरंगे को सलामी दी। सबसे पहले बात देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर की, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा सेवानिवृत्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पूरी तरह से सजाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जालंधर में ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ध्वजारोहण किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में तिरंगा फहराया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में ध्वजारोहण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर खेड़ा में तिरंगा फहराया। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इम्फाल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई में ध्वजारोहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए बलिदान दिया, आज समय आ गया है कि हम सब भारतवासी 140 करोड़ लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भारत बनाएं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया। राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और S जयशंकर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अमृत काल के आह्वान के लिए भी, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, सभी कृत संकल्प है कि हमने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने RSS मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के तमाम अलग अलग इलाकों में भी आजादी का पर्व मना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई।
कर्नाटक के हासन स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 2500 फीट लंबे ध्वज से तिरंगा रैली निकाली गई। आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों का जोश हाई दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए हर हिंदुस्तानी ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न केवल हिंदुस्तान की सरजमी पर बल्कि विश्व भर में शान के साथ फहराया गया। राष्ट्रीय गान की गूंज लाल किले की प्राचीर से लेकर भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ ही जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई और लंदन तक में सुनाई दी। नेपाल के साथ साथ शंघाई में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जापान स्थित भारतीय दूतावास में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ। वहीं सिंगापुर में भी हर्षोल्लास के साथ भारतीय उच्चायोग में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका के मदुरु स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया। वहीं लंदन और दुबई में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास नजारा दिखा। इसी तरह विश्व भर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व मनाया गया। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ, सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस बीच सीबीआई की एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस बीच फाइमा दिल्ली में 17 तारीख को शाम 5 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर तक रैली निकाली जाएगी।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उनकी बेरहमी से की गई हत्या मामले में सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और इसी क्रम में सीबीआई टीम मृतक डॉक्टर के आवास पर उत्तर 24 परगना पहुंची और पहुंचकर पूछताछ की। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने तुरंत प्रभाव से हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया। फोर्डा के बयान में कहा गया है कि ये उनके लिए एक काला अध्याय है। फोर्डा का कहना है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंची, जहां महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या के विरोध में डॉक्टरों और छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अराजक तत्वों द्वारा की गई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों से बात करने के बाद राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को शॉकिंग और निंदनीय बताते हुए पुलिस और सरकार की भूमिका पर जमकर निशाना साधा। About the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The custodians of law who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच और कार्रवाई की मांग की है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम आवर। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल का गुस्सा फूटा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें ममता सरकार और उनके प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोल रहे कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे, तो आप बोलिए जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ पर दीवार में ब्लड का छींटा होगा, रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से। वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से अपनी पुलिस का अपराधीकरण कर दिया है। इसका नेतृत्व एक डीजीपी करता है जो भ्रष्टाचार में आरोपी है और पूरी तरह से सीएम पर निर्भर है, और इसलिए पुलिस फोर्स जिसका काम कमजोरों की रक्षा करना है वो अब ऐसा व्यवहार कार्य कर रही है मानो उनका मिशन हो राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के अपराधों पर पर्दा डालना। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी की महिला शाखा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक कैंडल लाइट मार्च निकाला जाएगा। भाजपा की महिला शाखा द्वारा शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास तक मोमबत्ती के साथ जुलूस निकाला जाएगा। गौर करने वाली बात है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को कई दिन हो गए हैं और जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है। संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है वो कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैये का ही नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन। नॉन स्टॉप फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। डिफेंडर 3 अलग दवाइयों का मिश्रण है। डिफेंडर फसल की अच्छी उपज और स्वास्थ्य के लिए प्रभावकारी है। ये चावल की फसल में आने वाले सबसे खतरनाक चक्रवाती मच्छर के साथ साथ जुगनू को भी रोकता है और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। क्या डिफेंडर की और भी कोई विशेषताएं हैं? अगर डिफेंडर का इस्तेमाल चावल के रोपण के 45 से 55 दिनों के अंतर्गत 150 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में उपयोग किया जाए तो फसल बढ़ोतरी मजबूती से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। अब तो हम और हमारे गांव के सभी किसान डिफेंडर लेकर आएंगे और बम्पर फसल उगाएंगे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ हिस्सा लेने वाले एथलीट भी शामिल थे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम मोदी को भेंट में पिस्टल दी। वहीं युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत और हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने अपनी जर्सी सौंपी। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम की ओर से पीएम को हॉकी स्टिक भेंट की। इस दौरान खिलाड़ियों को पीएम ने आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।